वेलकम टू दिस सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस सेशन में हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं मैकेनिक्स के बारे में। देखो, अगर आपने बुक्स वगैरह परचेस कर ली है, थोड़ा बहुत यूनिट वन का डिस्क्रिप्शन देखा होगा, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके पास सिलेबस में है। एंड इन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि फोर्स सिस्टम्स के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है कि कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर क्या होते हैं। फिर टू डायमेंशन के बारे में, थ्री डायमेंशन के बारे में भी है। फिर कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, ऐसी चीजें हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब वेक्टर्स का एडिशन करना पड़ता है तो कुछ लॉस फॉलो करने हैं, या कुछ लॉ होते हैं जिनकी हेल्प से एडिशन हो जाता है। ठीक है, सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आप देख सकते हैं ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, फिर पैरेललोग्राम लॉ, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये चार तरीके हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इन चारों तरीकों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे। ओके, फिर बाकी आपने और भी वीडियोस का अगर देखा होगा डिस्क्रिप्शन, तो उसमें मैंने इन सारे लॉस को यूज करके काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है, तो जो लोग थोड़े से ऑलरेडी प्रो हो चुके हैं मैकेनिक्स में, या फिर थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज ले चुके हैं, ठीक है, तो वो लोग डायरेक्टली वहां पे मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, जो लोग पहली बार मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या फिर काफी पहले पढ़ा था, अब एक रिवीजन टाइप का होने वाला है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या करिए, आप मेरे साथ साथ चलिए, बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो आप भी अच्छे लेवल पे प्रो हो जाएंगे। ओके, सो ये सारी चीजें जिसके बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी से। ठीक है, देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सेकेंड। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, आपने फुटबॉल खेलना शुरू किया दोपहर के 2 बजे, आप 2 घंटे तक फुटबॉल खेलते रहे। ठीक है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आपने फुटबॉल कितने देर तक खेला है, टोटल 2 आवर्स के लिए खेला है। फिर आपने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया, तो नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल खेला। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ आपने टोटल कितनी देर तक खेला, तो आप क्या करोगे, सिंपली इन दोनों को ऐड कर दोगे और बोलोगे कि यार मैंने टोटल 5 आवर्स तक के लिए खेला। ठीक है, तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा 5। तो ये जो है टाइम है आवर्स में, हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। सो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप इसका डायरेक्टली एडिशन कर सकते हो। डायरेक्शन नहीं होता टाइम का कुछ, यार लेफ्ट डायरेक्शन में 2 घंटे हो गया, राइट डायरेक्शन में 4 घंटे हो गया, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी समझ रहे हो, जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उनका डायरेक्शन नहीं होता है। आप उन्हें डायरेक्टली इस तरीके से एडअप कर सकते हो। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? देखो, वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों चीजें होती है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। अगर हम फोर्स की बात करें, ओके, तो मैं अगर बोल रहा हूं कि मैंने एक बार 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरी बार मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या आप टोटल एडअप करके ना डायरेक्टली बोल सकते हो कि मैंने ओवरऑल 24 न्यूटन का फोर्स लगाया है? आप इस तरीके से डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को। मान लीजिए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने यहां पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया इस तरीके से। ठीक है, और लेट्स से इसी पॉइंट में थोड़ा सा 4 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया, है ना। यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने, यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 24 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इनकी डायरेक्शंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये वही बॉक्स है, इस बार आप 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा तो रहे थे, लेकिन जो 4 न्यूटन का फोर्स था वो इस तरीके से लगा रहे थे, है ना। तो क्या लगता है, क्या मेरा अब भी आंसर 24 न्यूटन आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि इस बार मेरा जो 4 न्यूटन का फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो आप एकदम रिजल्टेंट बोल पाओगे कि आपका 60 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है इस डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो? सिर्फ यही दो डायरेक्शन नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे डायरेक्शन हैं। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आप 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहे हो और बाकी बचा हुआ 4 न्यूटन का फोर्स आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो इस तरीके से, तो अब तो आप डायरेक्टली देख के बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहां तो आप बोल पा रहे थे ओवरऑल 24 न्यूटन से राइट में जा रहा है, या फिर ओवरऑल 60 न्यूटन से राइट में जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 20 न्यूटन इधर है और 4 न्यूटन इधर है, तो जब तक मुझे एंगल पता नहीं होगा तब तक हम इसका रिजल्टेंट भी नहीं निकाल पाएंगे। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, कि किस डायरेक्शन में लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। फोर्स इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होता है कि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है, थोड़ा और डिस्कशन करेंगे वेक्टर्स के बारे में, बिकॉज फोर्स के बारे में ही है पूरा का पूरा यूनिट। इनफैक्ट आगे के भी सारे यूनिट्स फोर्स के बारे में ही है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में हमें आइडिया लेना पड़ेगा, बिकॉज जब जब फोर्स का एडिशन करना है, फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर्स का एडिशन करना पड़ेगा, तो उसका थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर ये क्या होते हैं, कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट क्या होते हैं, 2D 3D का एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। हालांकि काफी चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी, बट देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, है ना। सो कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं? देखो, कोप्लेनर वो होते हैं जो एक ही प्लेन में एक्ट करते हैं। अभी प्लेन अगर आपको समझना है ना, तो अगर आपके पास कोई भी नोटबुक है तो उस नोटबुक का एक पेज फाड़िए और उसे अपने सामने ऐसे रखिए। तो आप अगर उस पेज को रख रहे हैं, देख रहे हैं इस तरीके से, ये आपका एक प्लेन हो गया। तो किसी भी प्लेन में दो डायमेंशन होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। इसी तरीके से आपका नोटबुक का प्लेन दिखेगा, मैं आपको 3D में दिखा रहा हूँ, पेज इस तरीके से दिखेगा। तो उसका एक एक्स एक्सेस होगा, एक वाई एक्सेस होगा, और ऑब्वियसली एक जेड एक्सेस भी होगा। बट क्योंकि हम उसको एक सिर्फ प्लेन में देख रहे हैं तो हम सिर्फ 2D में बोल सकते हैं उसको। ठीक, 2D में अगर इसको हम देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, है ना। मेरे पास एक एक्स एक्सेस होगा और एक वाई एक्सेस होगा। तो कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में एक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे आपको फोर्सेस दिखाना चाहूं तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं कि यार एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, लेट्स से दूसरा फोर्स भी इसी पॉइंट पे लग रहा है, किस्मत है, तीसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ये सारे फोर्सेस क्या हो गए? कोप्लेनर। इन्हीं फोर्सेस को अगर मैं 3D में दिखाऊं तो ऐसे देख सकते हैं आप, कि मान लीजिए ये वाला पहला फोर्स लगा, ये दूसरा फोर्स लगा, यहाँ से तीसरा फोर्स लग गया, कुछ इस तरीके से। तो ये तीनों के तीनों फोर्सेस जो आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2D में है ना, दो ही डायमेंशन में है, कोप्लेनर फोर्सेस है ये। ठीक है, या सारे के सारे फोर्सेस आप बोल सकते हो सेम डायमेंशंस में, एक्स और वाई एक्सिस में ही है। ओके, अब अगर मैं नॉन कोप्लेनर या फिर 3D वालों की बात करूं, जब 3D आ जाता है ना, ओके, 3D में ऑब्वियसली अगर एक का आधा भी 3D में चला गया तो वो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर प्लेन से बाहर हो गया। प्लेन तो 2D ही होता है, 3D आया मतलब ऑब्वियसली बाहर ही होने वाला है ना। तो अगर मैं 3D की या नॉन कोप्लेनर फोर्सेस की बात करूं, तो देखो आपके 2D डायग्राम में आप देखोगे तो फोर्सेस तो आपको इस तरीके से दिखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उन्हीं फोर्सेस को अगर आप 3D में देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, 3D वाला फोर्स यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो मान लो आपने एक फोर्स इस तरीके से लगाया है, दूसरा फोर्स आपने इस तरीके से लगाया है, और तीसरा फोर्स जो आ रहा है वो एकदम वर्टिकली यहां से आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, चौथा फोर्स जो आ रहा है वो भी वर्टिकली आ रहा है, कुछ इस पॉइंट पे लग रहा है यहाँ पे, है ना। जरूरी नहीं कि हर एक फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहा हो, दूसरे पॉइंट्स पे भी लग सकते हैं। ठीक है, और एक फोर्स बना लो, चलो ये वाला आ गया, ये वाला भी इस पर लग रहा है। ठीक है, तो आप अगर इन फोर्सेस को देखें तो यहाँ पर कुछ फोर्सेस है जो ये वाले एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में है, कुछ फोर्सेस है जो जेड एक्सिस के अलाउंग है ना। तो ये हो गए आपके नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, मतलब हर एक फोर्स आपका सिर्फ एक्स वाई प्लेन में नहीं है, उसके बाहर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक है, फोर्सेस हमेशा 2 डायमेंशन में ऐड करते हैं कोप्लेनर में, 3 डायमेंशन में ऐड करते हैं जब नॉन कोप्लेनर होता है, एक आधा बाहर से आ जाता है। ओके, अभी कोप्लेनर में और एक वेराइटी आ जाती है, नॉन कोप्लेनर में भी सेम वेराइटी है, उसका नाम है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का बेसिक मीनिंग समझो। कॉन्करेंट का मीनिंग होता है एक ही पॉइंट पे लगने वाला फोर्स। आपको विजुअल्स के थ्रू दिखाते हैं, यहाँ देखिए। अगर मैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस की बात करूं तो सबसे पहले कोप्लेनर क्या होता है? कोप्लेनर होता है एक ही प्लेन पे लगने वाले फोर्सेस। कॉन्करेंट मतलब होता है एक ही पॉइंट पे, मतलब सेम प्लेन पे सेम पॉइंट पे लगेंगे फोर्सेस। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में सारे फोर्सेस आके लग रहे हैं तो हम इन फोर्सेस को क्या बुलाएंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस। क्योंकि ये सेम प्लेन में है तो हम इन्हें बोलेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। इसी को अगर मैं 3D डायग्राम में देखना चाहूं तो आप इस तरीके से देख सकते हो, लेट्स से ओरिजिन पे सारे के सारे फोर्सेस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही प्लेन है ना, और सारे के सारे फोर्सेस जो हैं कॉन्करेंट है एक ही पॉइंट पे। तो नॉन कॉन्करेंट क्या होंगे? कि भाई सारे के सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे होंगे, हो गया नॉन कॉन्करेंट। तो कोप्लेनर में अगर मैं नॉन कॉन्करेंट की बात करूं, है ना, तो एक फोर्स यहां हो गया, दूसरा फोर्स यहां हो गया, तीसरा फोर्स यहां हो गया। इसी को 3D में दिखाना चाहें तो ये देखो, एक फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, लेट से दूसरा फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, तीसरा फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो है तो एक ही प्लेन में, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहे, अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं, है ना। सो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस आपको समझ में आ गए होंगे, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बाकी स्केलर वेक्टर आपने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि यूनिट नंबर 1 में जो सिलेबस है उसमें हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकली, सारा का सारा सिलेबस जो है वो न्यूमेरिकल्स के अबाउट है। आपको 90% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के आने वाले हैं, हार्डली थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पूछ लेगा। कभी कभी लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स पूछ लेता है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, आपको वो भी मिल जाएगी आगे। ठीक है, फिर कभी कभी न्यूटन्स लॉ पूछ सकता है, उसे तो 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो दो तीन चीजें हैं जो थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछ सकता है, बाकी सब कुछ आपका न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में है। ठीक है, चलिए फटाफट से चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि वो एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछ रहा है हमसे, यूनिट 1 का सिलेबस क्या है, ओवरऑल क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, देखो ओवरऑल आपको सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है। पहला है आपका कोप्लेनर में कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, मतलब एक ही प्लेन में सेम पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस, इस टाइप के फोर्सेस, इनके बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, है ना, मतलब प्लेन सेम है और अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्सेस लग रहे हैं।
मतलब 3D के बारे में पढ़ना ही नहीं है हमें, फर्स्ट यूनिट में 3D नहीं है हमारे पास, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस नहीं है हमारे पास। बहुत अच्छी चीज है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट 1 काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ये हमें पता है कि भाई सेम पॉइंट पे लगेंगे। तो क्या होता है, अगर जब मेरे फोर्सेस सेम पॉइंट पे लगते हैं तो किस तरीके से एक्ट करते हैं, देखिए। अगर मेरे फोर्सेस सारे के सारे लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहे हैं, तो होगा क्या, जैसे मैंने दो फोर्सेस लगाए इस पॉइंट पे, ओके। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि इनका रिजल्टेंट, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो कि ये इसको राइट साइड में पुश कर रहा है। ठीक है, मेरा मिरर इमेज की वजह से वीडियो में राइट लेफ्ट हो रहा होगा, तो मैं वो नहीं करता हूँ। देखो, ये आपको राइट साइड पुश कर रहा है, ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा राइट में थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा। तो आप बोल सकते हैं रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में इसका मूव करेगा। करेक्ट है ना। तो जब भी मेरे कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं, कोप्लेनर कॉन्करेंट है ना, मतलब जब एक ही पॉइंट पे फोर्स लगता है मेरा, तो मेरा कभी भी जो एंड रिजल्ट होता है वो एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ट्रांसलेशनल मोशन पता है क्या? ट्रांसलेशनल दो टाइप के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो रोटेशनल पता होगा, रोटेशनल मतलब रोटेशन होगा। तो जो रोटेशन जहां नहीं होगा, या सीधा सीधा आपका डायरेक्ट ऐसे मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रांसलेशनल मूवमेंट कहलाते हैं। रोटेशन होगा तो रोटेशनल कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, मतलब एक ही पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रांसलेशनल मोशन होगा, है ना। लिख भी देते हैं आपके लिए यहाँ पे एस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल। लेकिन अगर आपके फोर्सेस सारे के सारे एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ट्रांसलेशनल मोशन हो, आपका रोटेशनल मोशन आ सकता है। ठीक है, देखिए क्या होगा, एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, यहां पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सारे के सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगाता, मान लीजिए ये चार फोर्सेस है जो मैं एक सेंटर पॉइंट पे लगा रहा हूं, होगा क्या, कुछ फोर्सेस अपने आप में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कुछ शायद कैंसिल ना करेंगे। एग्जाम्पल देखो, अगर ये 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहां पर, और इधर साइड में लग रहा है लेट्स से 4 न्यूटन का, नीचे की तरफ लग रहा है लेट्स से 3 न्यूटन का फोर्स, और ऊपर की तरफ लग रहा है लेट्स से 16 न्यूटन का फोर्स। तो आप बोल सकते हैं कि 20 न्यूटन और 4 न्यूटन एक दूसरे को ओवरऑल कैंसिल करके क्या बनाएगा, राइट साइड डायरेक्शन में आप बोल सकते हो ये ओवरऑल टोटल 16 न्यूटन का फोर्स बना देगा। और 3 नीचे और 16 ऊपर, 16 ऊपर, मतलब ओवरऑल ये ऊपर की तरफ लेके जाएगा 16 - 3। 16 - 3 मतलब कितना बनाएगा, ये 13 न्यूटन का फोर्स बनाएगा। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 16 न्यूटन राइट में, 13 न्यूटन ऊपर में, मतलब इस टाइप के डायरेक्शन में आपका ओवरऑल मोशन होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि आपके सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे ऐड कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आया, ट्रांसलेशनल मोशन आया। ठीक है, इसी में अगर मैं थोड़े से चेंजेस कर दूं, है ना, मैं इन्हें सेम पॉइंट पे ना लगाऊं, ओके, तो सेम पॉइंट पे ना लगाऊं, क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, आगे पीछे कर देते क्या होगा, देखो ये जो 20 न्यूटन था ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, 16 न्यूटन को थोड़ा सा राइट में, 4 न्यूटन को थोड़ा सा ऊपर, 3 न्यूटन को थोड़ा सा लेफ्ट में। ठीक है, तो चलिए नया फिगर बना के दिखाते हैं आपको यहाँ पे। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक चीज बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा डिस्क्लेमर अपने हर वीडियो में देता हूँ। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो जो लोग थोड़े से प्रो हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, या 1.25x में वीडियो को चला सकते हैं, ओके। और जो थोड़े से प्रो नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सीख सकते हो। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप सब सीख जाओगे। यहाँ देखो, अब मेरे फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है। तो मेरा 20 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, ऊपर की तरफ 16 न्यूटन लग रहा है, यहाँ राइट में मेरा 4 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ 3 न्यूटन लग रहा है। अब क्या होगा देखो, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स में लग रहा है, तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पर रोटेशन कॉज हो जाएगा। ये सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, रोटेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं तो क्या आता है मेरा, किसी ना किसी फॉर्म में रोटेशन आ जाता है। ठीक है ना। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, कभी कभी रोटेशन भी आ जाएगा, कभी कभी दोनों आ जाएंगे, रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी, है ना। जैसे इस केस में आप देखोगे तो रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों आएगा। ओके, ये फोर्सेस सारे के सारे मिलके इधर का मूवमेंट कराते हैं, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और अगर मैं इन्हीं फोर्सेस को अलग अलग पॉइंट में लगा दूं, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो वैसे का वैसा रहेगा ही, ठीक है, साथ ही साथ रोटेशन भी आ जाएगा। मतलब अब मेरा ब्लॉक जो है वो कैसा मूवमेंट करेगा, यहां वाले केस में ब्लॉक सीधा सीधा ऐसे की तरफ मूवमेंट कर रहा था, डायरेक्ट स्ट्रेट, कोई रोटेशन नहीं। वेरएस इन्हीं फोर्सेस को जब मैंने अलग अलग पॉइंट में डाला, तो अब मेरा ब्लॉक जो है ऐसे घूमता हुआ इस तरीके से मूवमेंट करेगा। ठीक है, सो द ट्रांसलेशनल मोशन इन दिस डायरेक्शन प्लस द रोटेशनल मोशन, ठीक है, जैसे हेलिकल मूवमेंट होता है ना, कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा। ओके, तो ओवरऑल आपके सिलेबस में ये दो ही चीजें हैं, समझ में आया। ठीक है, यूनिट 1 में ऑब्वियसली बाकी तो और भी चीजें हैं। ठीक है, यूनिट 1 में दो चीजें हैं हमारे पास। कई कई बुक्स में आपने देखा होगा 2 चैप्टर में डिवाइड कर देता है इसको।
है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में वो सिर्फ और सिर्फ बात करता है कॉन्करेंट सिस्टम के बारे में, सेकंड चैप्टर में बात करता है सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉन्करेंट के बारे में। हम भी वीडियोस थोड़ा सा इसे अलग अलग करके ही रखेंगे। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि क्वेश्चन क्या पूछेगा वो। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा ही सिंपल होता है गाइस। क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से पूछेगा, चलिए मैं आपको यहाँ पे फोर्सेस लगा के दिखाता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछेगा। सो आपसे वो बोलता है कि मान लीजिए एक ब्लॉक है या फिर लेट्स से एक पॉइंट है, उस पे अलग अलग फोर्सेस मैंने लगाए, है ना। जैसे एक फोर्स यहां से लगाया, दूसरा फोर्स यहां से लगाया और तीसरा फोर्स मैंने लेट्स से चलो नीचे की तरफ से लगा देते हैं। ओके, ठीक है, ये तीन फोर्सेस लगा दिए। तो बताइए अगर 20 न्यूटन का F1 वेक्टर यहां पर है, ठीक है, दिस इज माई F2 वेक्टर, थोड़ा सा वेक्टर भी बना देते हैं, और दिस इज माई F3 वेक्टर। क्यों बना रहे हैं? बिकॉज फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो बताइए व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस। तो रिजल्टेंट क्या होता है हमारा? रिजल्टेंट इज सिंपली गिवन बाय द सम ऑफ ऑल दीज थ्री, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर लिखता हूं मैं, प्लस F3 वेक्टर। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या मैं रिजल्टेंट का आंसर तीनों का डायरेक्टली एडिशन करके बोल सकता हूं 20 न्यूटन प्लस लेट्स से दिस इज माय 10 न्यूटन एंड लेट्स से दिस इज माय 5 न्यूटन का फोर्स। तो क्या मैं आंसर 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35 न्यूटन बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्ट एडिशन हो जाता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्ट एडिशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग होते हैं, है ना। अगर ये चीज क्लिक नहीं की होगी तो एक बार फटाक से आपको ये दिखा देता हूं, है ना। मान लीजिए 20 न्यूटन यहाँ है, 4 न्यूटन यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 60 न्यूटन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लाइन ऑफ फोर्सेस मुझे पता है ये एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, है ना। या तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या फिर एक दूसरे को एड अप करके आगे लेके जाएंगे, है ना। तो जब एक दूसरे को फोर्सेस कैंसिल कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को एड अप करके आगे लेके जा रहे हैं, है ना, जैसे यहां हो रहा है एड अप करके आगे लेके जा रहे हैं, यहां पे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यार ओवरऑल मैग्नीट्यूड इनका 16 न्यूटन 24 न्यूटन होगा। लेकिन यहां की मैं अगर बात करूं तो क्या मैं 20 प्लस 4 24 बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि इस तरीके से वेक्टर्स का एडिशन नहीं हो सकता। जब भी मेरे वेक्टर्स अलग अलग लाइन ऑफ में होते हैं, ठीक है ना, जब भी वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल होता है, वो एक ही लाइन ऑफ मोशन पे नहीं होते, अलग अलग लाइन ऑफ मोशन पे होते हैं, इसे लाइन ऑफ मोशन बुलाते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो जब मेरे वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे होते हैं तो हम उन्हें डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे F1 वेक्टर बोल रहे हैं और इसे F2 वेक्टर बोल रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट रिजल्टेंट तो मेरा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर ही होगा। बट क्या रिजल्टेंट का आंसर जो है वो 20 प्लस 4 24 न्यूटन होगा? नहीं, वो नहीं होगा। तो रिजल्टेंट होगा क्या? हम उसे निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो उसी को निकालने के लिए हमें एडिशन ऑफ वेक्टर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और उन रूल्स को सीखना पड़ेगा। समझ में आया आपको? क्या करना है? वेक्टर्स मेरे एक ही लाइन में हो तो ठीक है, लेकिन एक ही लाइन में हो जरूरी नहीं है। एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अलग अलग लाइन ऑफ मोशन में होंगे, तो मुझे उनका एडिशन करके रिजल्टेंट बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करके। ठीक है, चलो सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं गाइस हम लोग अभी। ठीक है, आ जाइए। तो जैसे हमने देखा था पूरे यूनिट 1 में हमें सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है। पहला क्या है? कॉन्करेंट सिस्टम के बारे में, दूसरा है नॉन कॉन्करेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में जब हमें रिजल्टेंट निकालना होता है तो रिजल्टेंट इज सिंपली गिवन बाय द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, यहां पे भी है ना। चलिए इसे फिलहाल हटाते हैं, हम ये तो कॉन्करेंट वाला सिस्टम था। मैं अगर इस सिस्टम की बात करूं, इसे इसकी जगह पे लाते हैं, इस वाले के नीचे, जस्ट अ सेकेंड। ये है बेसिकली आपका नॉन कॉन्करेंट वाले सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। तो ओवरऑल चाहे मेरा क्वेश्चन इस पे आ रहा हो, कॉन्करेंट सिस्टम पे आ रहा हो, तो भी रिजल्टेंट बताने के लिए मुझे वेक्टर्स को ऐड अप करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे मेरा क्वेश्चन इस पे आ रहा हो, ठीक है, तो भी मुझे वेक्टर्स को बताने के लिए साइड में रखता है, तो भी मुझे वेक्टर्स का फाइनल रिजल्टेंट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सारे वेक्टर्स को ऐड अप ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो एडिशन करने की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? वही जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, अलग अलग रूल्स होते हैं फॉर फॉलोइंग द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं देख लो। एडिशन ऑफ वेक्टर्स लिख देते हैं, चलिए। ओके, सो व्हाट आर द रूल्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला होता है ट्राइंगल लॉ। उससे भी पहला होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें बिल्कुल सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। ये सीख लो, इससे 90% ऑफ द क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी आ जाए जिसमें आपको ट्राइंगल लॉ का यूज करना पड़े उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें ट्राइंगल लॉ यूज हो जाएगा।
ठीक है। उसके अलावा एक पॉलीगन लॉ होता है, दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्राइंगल लॉ। सारे लॉस हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, फिलहाल सिर्फ एक बेसिक डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं, ओके। फिर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम लॉ, ओके। चलिए, सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स करने के चार तरीके होते हैं। क्या है ये चीज, क्या आप इन्हें डायरेक्टली एड अप करके 20 + 30 + 5 35 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो इन्हें एड अप करके आंसर कैसे बताएंगे, इन लॉस का यूज करके आंसर बताएंगे। ओवरऑल यही है। तो पूरी फर्स्ट यूनिट में हमें सिर्फ और सिर्फ इन चारों लॉस का इस्तेमाल करके आंसर्स बताने हैं और सॉल्व करना है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता है। एक ही पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो या तो सीधा जाएगा या सीधा ऊपर या सीधा राइट में, ऐसा ही ट्रांसलेशनल होगा। लेकिन इस टाइप के केसेस में जहां पे एक ही पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पे ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशन, मतलब ऐसे 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 करके आगे बढ़ सकता है वो, ठीक है। या फिर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रहा हो, ठीक है। सिर्फ रोटेशन का भी सिंपल एग्जांपल दूं आपको, देखो बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। अगर मैं सेम यूनिट के फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगा दूं, ठीक है, तो एक ना बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, दिखेगा। अगर मान लीजिए आप एक 20 न्यूटन का फोर्स लेके एक ही पॉइंट पे लगा रहे हैं चारों अलग अलग डायरेक्शन से, तो क्या लगता है कोई मूवमेंट होगा यहाँ पे? कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की जगह पे अलग अलग पॉइंट पे फोर्सेस लगाते हैं, वैसे ही इसको थोड़ा नीचे, इसको थोड़ा राइट, इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा लेफ्ट, है ना, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इस तरीके का दिखने के बाद सारी जगह पे 20 20 20 दिखेगा। क्योंकि सारी जगह पे 20 20 20 दिखेगा, तो ओवरऑल आपका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, क्योंकि जो उसको राइट में 20 पुश कर रहा था वही लेफ्ट में भी 20 पुश कर रहा है उसे। जो ऊपर से नीचे की तरफ 20 पुश कर रहा था, 20 ही उसे नीचे की ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका डायग्राम भी दिखा देते हैं आपको। इसका अगर हम बनाएं, अगेन मैं बोल रहा हूं, कोई बोर हो रहा होगा, कोई अगर बोर हो रहा होगा इन केस, तो प्लीज 1.25x में निकल जाओ, ठीक है। हम बस थोड़े इमेजिनेशन करके चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मान लीजिएगा 20 न्यूटन का फोर्स चारों अलग अलग साइड से ऐड कर रहा है, तो कोई ट्रांसलेशनल मोशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो राइट में मूव करा सकता था वो लेफ्ट में कैंसिल हो गया, जो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करा सकता था वो नीचे के ऊपर में कैंसिल हो गया। लेकिन रोटेशनल मोशन गारंटी होगा इसमें, इस तरीके से रोटेशन होने लगेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, मैंने गलती से बना दिया, सिर्फ और सिर्फ ऐसे रोटेशन होगा। कौन सा बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज ऐसा होता है, घड़ी ऐसे घूमती है ना, 12 1 2 3 4 ऐसे बजते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा होता है। तो इस केस में यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ये घूमता जाएगा की जगह पे, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। इनमें से एक फोर्स को भी मैंने चेंज किया ना, इस 20 को थोड़ा सा चेंज करके अगर मैंने 19 यूनिट भी कर दिया, तो ओवरऑल आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये 19 से पीछे की तरफ ढकेल रहा है, ये 20 से, तो अब मोशन कैसा होगा, अब वर्टिकल में तो कोई मोशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल में है, तो अब क्या होगा, ये राइट साइड में मूव करता जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, गोल 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 घूम के। इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करके अगर 19 कर दूं, तो अभी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, 1 न्यूटन का राइट में, 1 न्यूटन का ऊपर की तरफ, तो अभी इस तरीके से मोशन होता जाएगा, ठीक है। ये सारे मोशंस मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हो ना, उसमें विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। जितना ऑब्जेक्ट्स का विजुअलाइजेशन आपका अच्छा रहेगा, उतना ही आप अच्छे से मैकेनिक्स को समझ पाओगे, सीख पाओगे और नॉलेज को रिटेन कर पाओगे। अभी फर्स्ट सेम में तो सिर्फ आपको शायद एक दो यूनिट ही पढ़नी पड़े, इन इन सेम में आपको, सॉरी, इन सेम में शायद आपको एक दो यूनिट ही पढ़नी पड़े, बट एंड सेम में आपको चार चार यूनिट पढ़नी है, तो नॉलेज का रिटेंशन जरूरी है। इसलिए विजुअलाइजेशन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, ओवरऑल हमें समझ में आ चुका है कि हमें पूरा पूरा पढ़ना क्या है इस पर्टिकुलर यूनिट में, ठीक है। आगे चलते हैं, वेक्टर्स के बारे में काफी कुछ हमें सीखना जरूरी है, बिकॉज पूरा का पूरा फोर्स सिस्टम उसी पर डिपेंड करता है। तो वेक्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एक तरीका जो वेक्टर एडिशन का है उसे देख लेते हैं, है ना। चार तरीके हमने देखा था, पहले रेजोल्यूशन को देखते हैं। देखो, वेक्टर्स की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है ना, लेकिन हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि आप उन फोर्सेस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट लेके आ जाए, है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आपको पता ही होगी, इस तरीके से परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम होता है ना। तो अगर मेरे पास कभी फोर्स इन्हीं डायरेक्शन में है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहां पर F1 वेक्टर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, F2 वेक्टर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा y एक्सिस के अलोंग है। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट होगा 20 से ऊपर 5 से नीचे, मतलब ओवरऑल 15 न्यूटन से, और उसके डायरेक्शन क्या बोलोगे, ऊपर की तरफ, ठीक है। हालांकि इन डायरेक्शन को कन्वे करने का एक तरीका भी होता है, हम उसे आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखते हैं,
मैं थोड़ा सा आपको आगे वो भी चीज सिखाता हूँ, फिलहाल हम एक डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ठीक है। 15 न्यूटन का ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। वैसे अगर मैं इन फोर्सेस की बात करूं, सारे के सारे फोर्सेस आपके हॉरिजॉन्टल हैं या एक्स एक्सिस के अराउंड एक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सिंपली बोल सकते हो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन राइट पे, 4 न्यूटन लेफ्ट पे, मतलब 16 न्यूटन का। और ओवरऑल आप देख के बता सकते हो राइट साइड में रहेगा। ये हो गया आंसर। आप चाहो तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते थे, रिजल्टेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू आर वाई, रिजल्टेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 60 न्यूटन, और ये फाइनल रिजल्टेंट ऑफ फोर्स भी हो जाएगा। अगर कभी आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट फोर्सेस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लिखेंगे व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अमाउंट अराउंड एक्स डायरेक्शन। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या है कि जितने भी एक्स एक्सिस के अराउंड फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का सम, मतलब F1 F2 F3 जो जो एक्स एक्सिस के अलाउंग लग रहा है। लकीली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वही फोर्स हो जाएगा, दैट विल बी ऑफ 30 न्यूटन्स, ठीक है। वैसे ही मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन के अलाउंग सारे फोर्सेस का सम कितना हो जाएगा, वो 40 न्यूटन्स, ठीक है। एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा, मैंने 30 और 40 को पॉजिटिव लिखा हुआ है। अगर यही 30 न्यूटन लेफ्ट की तरफ ऐड करता तो मैं क्या लिखता उसे, -30 न्यूटन। और यही 40 न्यूटन अगर नीचे की तरफ ऐड कर रहा होता तो हम उसे लिखते हैं -40 न्यूटन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाते हैं तो हम उसे पॉजिटिव बोलते हैं, और जब भी हम उसे नेगेटिव के अलोंग लगाते हैं तो हम उसे नेगेटिव या बुलाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमें एडिशन में हेल्प करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सो व्हाट विल बी द नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, दो फोर्सेस ऐड कर रहे हैं हमारे पास, व्हाट विल बी द नेट रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस, इट इज नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल का होल स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट ऑफ द वर्टिकल का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल, दैट इज नथिंग बट 30 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, चलिए 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर लिखते हैं। आपके पास अगर कैलकुलेटर ऑब्वियसली होगा ही, उसमें डायरेक्ट आप फीड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मैथ्स अगर आपको अच्छा है तो आपको पता होगा यार ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, आंसर इसका 50 आना चाहिए। तो अंडर रूट ऑफ 900 प्लस 1600 विच इज अंडर रूट ऑफ 2500 विच कम्स डाउन टू 50 न्यूटन। तो आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग लिखेंगे, और टोटल रिजल्टेंट आप 50 न्यूटन का बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में फोर्सेस ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। आप इस फोर्स थोड़ा सा ना दूर बैठा हुआ है बेचारा, थोड़ा सा पास में लेके आते हैं इसे, ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास अगर इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, फोर्सेस लगे हुए हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, ना ही एक्स एक्सिस के होंगे ना ही वाई एक्सिस के होंगे, तो हम क्या करें, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेके आओ इनको, है ना। इस फोर्स का पहले मीनिंग समझ लो, ये क्या कर रहा है। ये फोर्स आपका 20 न्यूटन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है मतलब इस डायरेक्शन में मोशन करा रहा है। इस डायरेक्शन का मोशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा राइट साइड में, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। राइट साइड में मोशन तभी हो सकता है जब इस फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो। ऊपर की तरफ मोशन तभी हो सकता है जब इस फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट ऊपर की तरफ ऐड कर रहा हो, या कुछ ना कुछ पार्ट, कंपोनेंट को हम पार्ट भी बुलाते हैं, एक पार्ट इसका राइट में मूव करवा रहा है, एक पार्ट इसका ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है, ठीक है। तो आप राइट में पार्ट वाले, राइट में मूव करवाने पार्ट को क्या बोलेंगे, इसे हम सिंपली बुलाएंगे 20 cos थीटा, ठीक है। फोर्सेस का रेजोल्यूशन ऐसे होता है 20 cos थीटा, यहाँ थीटा 60 है तो 20 cos 60, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या कहलाएगा, 20 sin 60। ये थोड़ा बहुत तो आपको इसका नॉलेज होगा, नहीं है तो देख लीजिए कि हमारा डिपेंडेंसी एंगल पे रहता है। अगर एंगल 60 का है तो इस एंगल के अराउंड फोर्स क्या हो जाएगा, 20 cos 60 थीटा, या 60 आप बोल सकते हो, यहाँ पे 60 लिख देते हैं आपके लिए, है ना। और इसी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 20 sin 60, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज माय फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, इट इज नथिंग बट 20 cos 60। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, नहीं भी याद है तो कैलकुलेटर में पुट अप कर देना, आंसर हो जाएगा। और व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन वाई डायरेक्शन, इट इज 20 sin 60। sin 60 is nothing but √3/2 which is 10√3, 10√3 मतलब √3 होता है 17, 1.732, 17.32 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। मुझे लकीली कुछ वैल्यूज याद रहते हैं तो मैं पुट अप कर देता हूं, आप कैलसी में पुट अप कर देना, हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास अगर कभी भी फोर्स ऐसा आ रहा है जो एक्स और वाई एक्सिस के अलाउंग नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे रिजॉल्व करते हैं हम, उसका कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट लिख के। जो भी एंगल गिवन रहता है उसके साइड वाला हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, जो भी दूसरा वाला बचा हुआ वो साइन कंपोनेंट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। आपने कहीं पे सुना होगा शायद कई जगहों पे कि हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, उसे बना दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मान लो आपका ये एंगल 60 ऊपर की तरफ लिखा होता है,
ठीक है, तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाता आपका, कॉस कंपोनेंट हो जाता। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, इसके बाजू में मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, कैसे देखेंगे इसे, यहाँ पे एग्जांपल देके बता देते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास एक ये एंगल है, यहां से वर्टिकल से गिवन है। ठीक है, जैसे दिस इज गिवन 60 डिग्रीज, दिस इज माय फोर्स वेक्टर एंड द वैल्यू इज 20 न्यूटन। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 20 cos 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये एंगल गिवन है ना, तो इस एंगल का यूज कर रहा हूं मैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 20 sin 60 हो जाएगा। अगर ये एंगल गिवन है तो 20 cos 60 इसका ले लेते हैं। तो जो एंगल गिवन है ना, उसके पास वाला कॉस कंपोनेंट होता है, दूसरा वाला साइन कंपोनेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके चला लो, जो समझ चुके हैं, जो मेरे साथ पेशेंटली डील कर रहे हैं। ठीक है, जो जो थोड़ा थोड़ा सा ऑलरेडी प्रो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा साथ में रहो मेरे, हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। और ठीक है, चलिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है जिसमें दो फोर्सेस ऐड कर रहे हो, एक 12 न्यूटन का यहां पर लग रहा है सेंटर पॉइंट पे, दूसरा F2 वेक्टर लग रहा है यहाँ पे। लेट्स से F2 वेक्टर की वैल्यू मुझे 20 न्यूटन की बना। अब आपसे यहां पर क्या क्या चीजें पूछ सकता है, दो चीजें। पहला कि रिजल्टेंट बताओ। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, अगर मैं इसे 12 न्यूटन से पुश करूं, इसे 20 न्यूटन से पुश करूं, तो ओवरऑल क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 60 है तो 60 डायरेक्शन मूव करेगा, नहीं होगा। ये किस डायरेक्शन मूव करेगा और कितने न्यूटन का इस पे ओवरऑल फोर्स लग रहा होगा, मतलब रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना हमने सीखा है अभी, क्या निकालते हैं, पहले एक्स का निकालो, आर एक्स आर वाई निकालो, फिर अंडर रूट ऑफ ये कर दो, वही करेंगे। तो हमें सारे फोर्सेस को एक्स और वाई डायरेक्शन में चाहिए। तो पहले तो ये फोर्स है, इसका एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, देखो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, क्योंकि इधर का 60 दिया हुआ है, तो ये राइट साइड में एक्स डायरेक्शन में होगा 20 cos 60, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आपका 20 sin 60, है ना। तो आप सिंपली इसे बोल सकते हैं, दिस इज माई 20 cos 60, दिस इज माई 20 sin 60। अब मेरे पास सारे के सारे फोर्सेस क्या हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में है। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, इट इज 20 न्यूटन का राइट में प्लस 20 cos 60, cos 60 1/2 होता है। चलो लिख लो यार, आपके लिए स्टेप भी लिख लेते हैं, चलिए। ठीक है, सो 20/2 हो जाएगा 10, सो 10 + 12 इज 22 न्यूटन्स। ठीक है, फिर आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल में, तो एक ही फोर्स है 20 sin 60। सो 20 sin 60 कितना होता है, √3/2, याद नहीं हो तो वैल्यू कैलसी में पुटअप कर लेना, 10√3 इज नथिंग बट 17.32 न्यूटन्स। ठीक है, तो आपसे फाइनल रिजल्टेंट आपको अगर बताना है, तो आप फाइनल रिजल्टेंट कैसे बताओगे, इट इज √r(x²+ ry²। ठीक है, कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, ये तो याद ही होगा आप लोगों को। ठीक है, ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 17.32 का स्क्वायर। अभी इसका आंसर तो मैं ओरली नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इससे क्या करता हूं, फटाफट से वैल्यू पुटअप करता हूं कैल्सी में और आपको आंसर बताता हूं। ठीक है, फॉरवर्ड कर लो थोड़ा सा, आंसर तुरंत मिल जाएगा। कहाँ गया मेरा कैल्सी, 17.32 square. So the final answer is coming out to be 27.999 न्यूटन्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से आएगा, इसे 28 न्यूटन मत करना, 27 ही रहने देना। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, 27.999 न्यूटन्स। ओके, अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, किस डायरेक्शन में फोर्स ऐड करेगा। तो आप एक रफ आइडिया लगा के देखो, आपके रिजल्टेंट की वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, आपकी आर एक्स की वैल्यू क्या थी, 22 न्यूटन्स, मतलब आप बोल सकते थे कि यार राइट साइड के डायरेक्शन में आपका ओवरऑल फोर्स ऐड कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। 22 पॉजिटिव है तो राइट में ऐड कर रहा होगा, 17.32 ऊपर की तरफ पॉजिटिव है अगेन, तो आपका वर्टिकल फोर्स ओवरऑल इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार इसका और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर ही आएगा बीच में कहीं, है ना। तो रिजल्टेंट बताने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, आपको पहले रफली अंदाजा लगाना है कि यार इधर और इधर का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही आएगा, हमेशा बीच में आता है। ठीक है, अब इस एंगल को मुझे फिगर आउट करना है, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो अगर आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो आपने पढ़ा होगा टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होती है। ठीक है ना, ये चीज अगर नहीं आती होगी तो फटाफट से शॉर्ट में देख लो, आती होगी तो इसे थोड़ा सा स्किप कर लो। ठीक है, तो ये अगर मेरा एंगल थीटा है, ये ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज कहलाता है ना। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे टेन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो थीटा की वैल्यू सिंपली क्या होती है, थीटा इज सिंपली गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये परपेंडिकुलर आप यहां पे लिखो, चाहे आप इसे घुमा के यहां पे लिखो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, है ना। ये क्या था आपका, इट वाज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन वाई डायरेक्शन, दिस इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो थीटा बेसिकली क्या होता है आपका, टेन इनवर्स ऑफ थीटा इज बेसिकली द टेन इनवर्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ऑन वाई बाय रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ऑन एक्स। छोटी सी बात ध्यान रखना, इनको आप मॉडुलस में रखना। क्यों मॉडुलस में रखना, बिकॉज आपके थीटा में अगर आप मॉडुलस पुटअप नहीं करोगे तो आर वाई और आर एक्स में से कोई एक नेगेटिव भी आ सकता है। उसके नेगेटिव आने से आपकी थीटा की वैल्यू कभी कभी 90 से बड़ी भी आ जाएगी। लेकिन हम कभी भी जब आंसर बताते हैं तो वो एक्यूट एंगल के फॉर्म में बताते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा होता है, ऑब्वियसली 0 से 90 के बीच में। इसीलिए हमेशा आप इसे मॉडुलस के फॉर्म में पुटअप करिएगा। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव साइन को हटा देता है, सिंपल, ध्यान रखो। तो कल को इनमें से कोई नेगेटिव आया भी तो आपको नेगेटिव नहीं लिखना है, सिर्फ पॉजिटिव के फॉर्म में लिखना है और कैल्सी में वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए इतना अगर आपने समझ लिया है, इसे पॉज करके लिख लीजिए। मैं फिलहाल इसे मिटा रहा हूं ताकि हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता पाए। ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं गाइस। दिस इज गोना बी द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स ऑफ वाई डायरेक्शन में कितना है 17.32 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है 22। कल को ये नेगेटिव आते हैं तो भी पॉजिटिव ही पुटअप करना है ताकि हमें एंगल क्या मिले, एक्यूट एंगल के फॉर्म में मिले। ठीक है, तो चलिए मैं फटाक से कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको। सो दिस विल बी माय टेन इनवर्स ऑफ 17.32 divided by 22. Okay, so the answer is coming out to be 38.21 degrees. ठीक है, कभी कहीं किसी से कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसे माफ कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, सो थीटा इज कमिंग आउट टू बी 38.21 डिग्रीज। अब आप इसके फाइनल आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप बोलेंगे कि क्योंकि इसका आर वाई भी पॉजिटिव था, आर एक्स भी पॉजिटिव था, आर वाई भी पॉजिटिव था, मतलब एंगल कैसे बनने वाला है, ऐसा एंगल बनने वाला है। तो आप बोलोगे कि एक्स एक्सिस से इतना एंगल बनने वाला है। ठीक है, तो आप इसे फाइनली आंसर के फॉर्म में कैसे बताएंगे, इस तरीके से। ठीक है, ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा एंड दिस इज थीटा, द वैल्यू इज 38.21 डिग्रीज। ओके, एक फटाक से ओवरव्यू करा देता हूं। क्वेश्चन इस तरीके से आया, सबसे पहले आप सारे फोर्सेस को एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व कर लोगे। ठीक है, फिर आप उनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्टेंट, मतलब इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये तो फोर्स बता दिया कितने न्यूटन का, किस डायरेक्शन में लग रहा है वो बताइए। चलिए बता देते हैं, इट इज गिवन बाय टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ आर वाई बाय आर एक्स। उससे थीटा की वैल्यू निकालोगे। थीटा का ये एंगल कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि ये आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो थीटा का एंगल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर मान लो एक्स नेगेटिव होता तो थीटा क्या बनता, इधर डायरेक्शन में और ऊपर डायरेक्शन में, तो थीटा। तो आंसर आप कैसे बताते, आप इसके फॉर्म में बताते, ऐसे, हमेशा एक्यूट एंगल के फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें मिलेगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन करा के एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, सो ओवरऑल रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरीके से काम करना है हमें। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से लॉस हैं, ट्राइंगल लॉ है, पॉलीगन लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है, तो उन्हें भी फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, इन जनरल ट्राइंगल लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑब्वियसली अलग दूसरे वीडियोस में हैं आपके सामने। मैं आपको एक ट्राइंगल लॉ का बेसिक मीनिंग क्या है और उसको यूज करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी वो बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ट्राइंगल रूल या ट्राइंगल लॉ, लॉ ही बोलो यार, रूल क्या है, ट्राइंगल लॉ क्या करता है। ट्राइंगल लॉ का सिंपली ये कहना है कि अगर मेरे पास दो फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो एक फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रहा है और दूसरा फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा कि मैं क्या करूंगा कि जो पहले फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से दूसरे फोर्स के एंडिंग पॉइंट तक एक लाइन को कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसका जो एक्चुअल में वेक्टर का मीनिंग होगा वही आपका रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर्स का। लेट्स से ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर था, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, देखने में बड़ा आसान लग रहा है आपको, यहाँ पे ट्राइंगल बनता है, आर वेक्टर बनेगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस इतने आसान नहीं आते हैं, वो क्या करता है, एक वेक्टर बनाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, दूसरा वेक्टर बनाएगा कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को टच कर रहे थे, यहाँ पे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो टच नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अगर टच नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें टच करा दीजिए, सिंपल फंडा है। ठीक है, एक वेक्टर यहाँ पे था, दूसरा वेक्टर यहाँ पे था, तो एज पर ट्राइंगल लॉ हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर को एज इट इज रखेंगे, दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट को लाकर हम यहाँ पर इस तरीके से मैच कर देंगे। समझ में आया, मान लीजिए कि दूसरा वेक्टर जो था वो किसी और एंगल पे था,
Okay, let's say this is a force of 20 Newton acting, this is a force of 10 Newton acting at some other point, है ना, and it is acting at an angle of 60 degrees from the horizontal. तो एज पर ट्राइंगल लॉ हमें क्या करना चाहिए, एज पर ट्राइंगल लॉ हमें इस वेक्टर को उठाना चाहिए और ला के उसे पहले वाले के एंड पॉइंट पे रख देना चाहिए। उसके बाद जब हम एक रिजल्टेंट बनाएंगे यहां से यहां तक का, ये रिजल्टेंट का जो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएगा, है ना, वही आपका इन दोनों वेक्टर्स का ओवरऑल रिजल्टेंट होगा। यही है मीनिंग ट्राइंगल लॉ का। कभी थियोरेटिकल पार्ट में आ जाए तो लिख देना ऐसे, एक बार ये बना के दिखा देना, एक बार अलग अलग बना के दिखा देना कि हम उसे पुट अप कर देंगे। ठीक है, ट्राइंगल लॉ के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिख जाएंगे। ठीक है, ओके, फिलहाल आपको जस्ट अ सेकंड इसे हटाते हैं। फिलहाल आपको उस चीज को लेकर लोड लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना ध्यान रखिए कि ट्राइंगल लॉ यूज करने के लिए आपको साइन रूल पता होना चाहिए, कोसाइन रूल पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको साइन रूल और कोसाइन रूल क्या होते हैं वो बता दे रहा हूं। ओके, चलिए फटाफट देख लेते हैं साइन रूल और कोसाइन रूल क्या होते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है यार, ये ट्राइंगल से रिलेटेड रूल्स रहेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रूल साइन रूल। साइन रूल क्या करेगा आपके लिए बताओ। तो साइन रूल कहता है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है, और उस ट्राइंगल के कुछ एंगल्स गिवन है, लेट्स से इस एंगल की जो वैल्यू है वो एंगल ए है ना, दिस इज माय एंगल बी एंड दिस इज माय एंगल सी। मान लीजिए इसके सामने वाला जो साइड है उसकी लेंथ ए यूनिट की है, इसके सामने वाले की बी यूनिट है, इसके सामने वाले की सी यूनिट है। सो एज पर द साइन रूल स्मॉल ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू आपका लेंथ डिवाइडेड बाय साइन बी, विच इज फर्दर इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय साइन सी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, एंगल्स ए बी सी है नीचे की तरफ, तो ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। ये रूल हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जब भी आप ट्राइंगल लॉ यूज करोगे तो आपको ये रूल हेल्प करने वाला है, ये प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि एंगल ए की वैल्यू मुझे गिवन है 30 डिग्रीज। ठीक है, ओके, देखो ये रूल कैसे कैसे हेल्प करेगा आपको। अगर एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्रीज मुझे गिवन है, ओके, और ये साइड गिवन है मुझे 20 यूनिट्स का। ओके, अब लेट्स से इस एंगल की वैल्यू मुझे पता है। ओके, इस एंगल की वैल्यू है लेट्स से हम 70 डिग्रीज मान लेते हैं। ओके, और बचा हुआ ये एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 80 डिग्रीज हो जाएगा। ओके, तो आपको देखिए क्या क्या गिवन है, एंगल ए बी सी तीनों गिवन है। ठीक है, और साइड ए गिवन है, आपसे पूछा बताइए व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड बी एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड सी। तो जब भी आप एक अच्छा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का सॉल्व करोगे तो उसमें आपको इस टाइप की चीजें मिल सकती हैं जो आपको निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम साइन रूल यूज करेंगे, वो हमें आता है। क्या होता है साइन रूल, वो होता है ए बाय साइन ए, मतलब छोटे ए की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय साइन ए, व्हाट इज साइन 30, साइन 30 इज 1/2, आप इसे 0.5 लिख दीजिए, 1/2 चलेगा। साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी, बी डिवाइडेड बाय साइन बी, साइन बी क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्रीज। ठीक है, साइन 70 डिग्रीज की मुझे वैल्यू पता है क्या होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब पता नहीं है, कैलकुलेटर में देख रहा हूं, 0.93, है ना, विच इज फर्दर इक्वल टू सी बाय साइन सी। साइन सी इज नथिंग बट साइन 80। साइन 80 कितना है मेरा, 0.98। ठीक है, 0.984। ओके, तो आप देखो अगर आपको बी और सी की वैल्यू पूछी जा रही है तो कैसे निकालोगे, इन दोनों का इक्वेशन को यूज करोगे, बी निकल जाएगा, इन दोनों का यूज करोगे सी निकल जाएगा, सिंपल। तो अगर आपके पास साइड्स मिसिंग है, एंगल्स गिवन है तो साइड्स निकाल सकते हो, एंगल्स मिसिंग है साइड्स गिवन है तो फिर अगेन एंगल्स निकाल सकते हो। तो साइन रूल क्या करेगा, ट्राइंगल लॉ में आपकी हेल्प करेगा एबीसी एंगल एबीसी वगैरह को फाइंड करने में। ठीक है, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिखते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सब काम में आने वाला है। साइन रूल के अलावा और एक रूल है जो आपके ट्राइंगल लॉ में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, उस रूल का नाम है कोसाइन रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम अपना कोसाइन रूल देख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं इसका पहले, कोसाइन रूल। ठीक है, ओके, चलिए कोसाइन रूल क्या करता है, कोसाइन रूल भी आपकी इसी तरीके से एंगल्स बताने में हेल्प करता है। ठीक है, बस कोसाइन रूल ना थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है जब इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है आपके पास। ठीक है, तो क्या करें, चलिए इस तरीके से करते हैं। मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू ए है, अगेन इस एंगल की वैल्यू बी है, इस एंगल की वैल्यू सी है। ठीक है, अभी ये वाला मेरा ए यूनिट का है, ये वाला मेरा बी यूनिट का है, ये वाला मेरा सी यूनिट का है। तो एज पर कोसाइन रूल एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि cos of A is simply given by b square plus c square minus a square divided by 2bc। इस फॉर्मूले को याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, a का cos निकालना है ना, cos of A, तो उसके आजू बाजू वालों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सामने वाले से माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी सी, वही वाले।
ठीक है, कैसे हेल्प करेगा? मान लीजिए आपको इस एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है, आपको साइड्स गिवन है, बी की वैल्यू मान लो 20 यूनिट है, इसकी वैल्यू 30 यूनिट है, और इसकी वैल्यू कितनी है 40 यूनिट्स है। तो सिर्फ साइड्स गिवन है और आपको एक भी एंगल गिवन नहीं है, सिर्फ साइड्स गिवन है, एक भी एंगल गिवन नहीं है, तो उस एंगल को आप इस तरीके से निकाल सकते हो। वैसे अगर आप मान लीजिए कॉस ऑफ बी निकालने की कोशिश करोगे, तो बी के जो पास वाले हैं ना ए और सी, उन दोनों को ऐड अप करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस सामने वाले को घटाना है, डिवाइडेड बाय 2ac। वैसे ही अब तो आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए होंगे, कॉस सी बता पाओगे मुझे, कॉस सी क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने वाले को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 2ab। सिंपल। साइड्स गिवन है, एंगल्स निकालने तो हम कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। अगर कभी कभी एक आधा साइड गिवन है, तीनों एंगल्स गिवन है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, तो हम साइन रूल यूज कर सकते हैं। दोनों रूल्स हेल्पफुल हैं, क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तो काम आएंगे। फिलहाल सिर्फ रूल्स को ध्यान में रखो। ज्योमेट्री जब पहली बार पढ़ा था तो क्या किया था, सर्कल के बारे में पढ़ा, ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, सारे फॉर्मुलेस गैदर कर दिए, सारे हथियार हैं हमारे, फिर उन सारे हथियारों का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। यहाँ भी यही है, बेसिक मैकेनिक्स में ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो काम में आने वाली हैं। हमें ऐसा नहीं कहूंगा कि पता नहीं है, हमें पता था, 11 12 में हमने पढ़ा भी था, बट शायद हम भूल गए हैं कहीं ना कहीं चीजों को, तो सिर्फ एक छोटा रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। वैसे ही नेक्स्ट हमारे ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ का एक्चुअल मीनिंग बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इसको देख लो। ठीक है, दो चीजें हमने देखी अभी, पहले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में देखा, ये सॉर्टेड है कैसे करना है। ट्राइंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ और पैरेललोग्राम देख लेते हैं फटाफट से, फिर सेशन को रैप अप कर देंगे आप। ठीक है, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑब्वियसली नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है ये। चलिए, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है? तो ट्रायंगल लॉ तो मुझे पता है ना, अगर मेरे पास दो हो साइड्स तो मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले को उठा के उसके सामने वाले के एंड में डालूंगा, और इनका जो एंड पॉइंट होगा वो रिजल्टेंट होगा। अगर दो की जगह मेरे पास ज्यादा वेक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, ये हो गया पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, मान लीजिए ये रहा मेरा तीसरा वेक्टर, ठीक है, और ये रहा मेरा चौथा वेक्टर। ओके, वेक्टर ही नहीं बनाए। ओके, ये रहा मेरा तीसरा वेक्टर, ये रहा मेरा चौथा वेक्टर, कुछ इस तरीके से। ओके, सो दिस इज माय ए वेक्टर, दिस इज माय बी वेक्टर, दिस इज माय सी वेक्टर, दिस इज माय डी वेक्टर, और आपसे पूछ रहा है बताइए व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। रिजल्टेंट मतलब व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या होता है? एज पर द पॉलीगन लॉ हम वही चीज करेंगे जो हम ट्राइंगल लॉ में कर रहे थे। ठीक है, क्या करोगे, ये बनाया मैंने ए वेक्टर, ठीक है, फिर मैंने इस बी वेक्टर को उठाया और डाल दिया इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है ना? तो चलो डाल देता हूं मैं, ये बन गया मेरा बी वेक्टर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। ओके, फिर मैंने सी वेक्टर को उठाया, उसको डाल दिया इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो ये बन गया मेरा सी वेक्टर। फिर मैंने उठाया डी वेक्टर को, डाल दिया उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहां पर ये बन गया मेरा डी वेक्टर। ठीक है, अभी ए बी सी डी वेक्टर्स लिखने के बाद मुझे फाइनल रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? वैसे ही यार जैसे मुझे ट्राइंगल लॉ में मिलता था, स्टार्ट करूंगा मैं पहले वाले के एंड से, लास्ट वाले के इस पर ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, दिस इज माई आर वेक्टर। इसका कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ये वेक्टर कुछ खास तरीके से पॉलीगन लॉ हमारे लिए यूज होता नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन है, खाली सिलेबस में लिख लो। थ्योरेटिकल में कभी आया नहीं है वैसे तो, अगर आ गया पूछने के लिए कि भाई चलो चारों एडिशन के रूल्स एक्सप्लेन करके दिखाओ 2 नंबर का, तो यार फटाफट से छोटे छोटे बना के एक्सप्लेन करके दिखा देना उनको, है ना। दिस इज माई पॉलीगन लॉ, खत्म। हेडिंग भी डाल दोगे आपके लिए, लिख देते हैं पॉलीगन, पॉलीगन रूल नहीं, लॉ है, लॉ है भाई, रूल नहीं है, लॉ है। जी कहाँ गया, यहाँ है पॉलीगन रूल। ठीक है, पॉलीगन लॉ खत्म हो जाता है, अब आता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस। ठीक है, इसका भी काफी यूज होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? सिंपल है, मान लीजिए ये रहा मेरा एक वेक्टर, ठीक है, और यहां कहीं पे मेरा दूसरा वेक्टर था। ठीक है, लेट्स से दिस इज माय पी वेक्टर एंड दिस इज माय क्यू वेक्टर। ओके, तो हम ट्राइंगल लॉ में क्या करते थे, हम इस वाले वेक्टर को उठाते थे और डाल देते थे यहाँ पे। पैरेललोग्राम लॉ में हम इसको यहाँ न डाल के हम इसे यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक मेरा पी वेक्टर है, एक मेरा क्यू वेक्टर है, इसे यहाँ पे लिखते हैं, और मैंने दोनों के बीच में एंगल बना दिया कितना, अल्फा। मैंने इसको यहाँ पे डाला, और डालने से मुझे एंगल कितना मिला, अल्फा मिला दोनों के बीच में। ऑब्वियसली पहले भी एंगल अल्फा ही रहा होगा हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, सो अगर मेरे पास इस तरीके की सिचुएशन है कि तो वेक्टर्स हैं सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट 100% इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, और वो एक सर्टेन एंगल बना रहा होगा इस वाले वेक्टर से, जिस एंगल का नाम हम थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो फटाक से देख लो, स्टेप बाय स्टेप फिर से दिखाता हूं आपको। ओके, मान लीजिए एज पर द पैरेललोग्राम लॉ क्या है, दो वेक्टर्स हैं, तो हम ट्राइंगल लॉ में क्या करते थे, एक के ऊपर एक रखते थे उनको, है ना, स्टार्टिंग में, बट पैरेललोग्राम में हम उसे यहां रख देंगे। यहां मैंने रखा, थोड़ा सा ठीक किया, ऊपर लिखा। तो एज पर द पैरेललोग्राम लॉ, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनके बीच का एंगल मेरा अल्फा है,
ओके, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, गारंटी इन दोनों के बीच में आएगा, है ना, और उस एंगल को हम थीटा एंगल मान लेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू पता है तो मैं रिजल्टेंट निकाल पाऊंगा। कैसे निकालूंगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा, इसकी वैल्यू मान लो 20 न्यूटन, इसकी वैल्यू मान लो 10 न्यूटन, ठीक है। ओके, अल्फा लेट्स से इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, लेट्स, ठीक है। तो मेरा जो रिजल्टेंट है, माई आर वेक्टर विल बी सिंपली गिवन बाय द फॉर्मूला, या मेरा रिजल्टेंट आर इज सिंपली गिवन बाय द फॉर्मूला मैग्नीट्यूड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, इसे आप यूज करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर पी वेक्टर क्यू वेक्टर की वैल्यू पता है, दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। फिर आपसे कोई पूछे कि बताओ अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल तो मुझे पता है, थीटा इज सिंपली गिवन बाय टेन इनवर्स ऑफ, ठीक है। चलो यार थोड़ा सा आसान करते हैं, टेन थीटा लिखते हैं आपके लिए, बाद में लिख देंगे। तो माई टेन थीटा इज सिंपली गिवन बाय, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। चाहो तो इसके फॉर्मूले को डायरेक्टली याद कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, दिखा देता हूं, क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। डायरेक्टली याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर कैसे याद करोगे, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्यू है ना, इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा ऐसे हॉरिजॉन्टल क्यू कॉस अल्फा, इस क्यू का साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्यू साइन अल्फा। तो मेरे थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू साइन अल्फा, और इस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, क्यू कॉस अल्फा। तो क्यू कॉस साइन अल्फा क्यू कॉस अल्फा, उस बेस में ऑलरेडी पी भी प्रेजेंट था, तो पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। याद रखने का तरीका ये सिंपल है, कंफ्यूजन होगा इस तरीके को ध्यान रखो आप, ठीक है। कैसे कर रहे हैं हम, इस क्यू के बारे में बात करें तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या निकलेगा, क्यू साइन अल्फा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा क्यू कॉस अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल में क्यू कॉस अल्फा मेरे पास आ रहा है इसका, और साथ ही साथ मेरे पास पी ऑलरेडी है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्यू का क्या आ रहा है, क्यू साइन अल्फा। तो इस तरीके से आप बोलोगे कि क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ओके। इसे दो तीन बार लिख के रखना, फिर ये दिमाग में बैठ जाएगा आपके, ओके। तो पैरेललोग्राम लॉ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। इसका यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे, है ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन बाकी है, आई कैप जे कैप क्या होते हैं, मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है, एक आधा वीडियो अलग से बना दूंगा। आई कैप जे कैप का यूज कैसे होता है बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी उस पर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं चीजों पे आते हैं, ओके। चलिए, सो फिलहाल के लिए आप चाहें तो उसके फिनिश करके आगे बढ़ सकते हैं, मैं एक जस्ट क्विक रिवीजन दे रहा हूँ जो कुछ पढ़ा है हमने, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा सा सब कुछ सीख चुके हैं और थोड़ा सा बोर हो चुके हो, वो फटाफट अगले वीडियो पे चले जाओ, एक रिवीजन जिसे देखना है देख लो, ठीक है। तीन चार टाइप के फोर्स सिस्टम्स होते हैं, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर, उसमें फिर कॉनकरेंट नॉन कॉनकरेंट। हमारे सिलेबस में बेसिकली यूनिट 1 में दो चीजें पूछी जाने वाली है, कि अगर कॉनकरेंट होंगे तो क्या होगा, नॉन करंट होंगे तो क्या होगा। क्या होगा मतलब कॉनकरेंट होंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, कितने न्यूटन का फोर्स कितने एंगल पे लगेगा। इधर भी वही, कि अगर ऐसे ऐसे फोर्सेस होंगे तो कितना रिजल्टेंट आएगा, मतलब कितने न्यूटन का फोर्स कितने एंगल पे लगेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका सिंपल होता है, अगर मेरे पास दो तीन वेक्टर ऐसे ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट होता है इन सबका सम। लेकिन हम डायरेक्ट सम नहीं कर सकते, उसका सम निकालने के लिए ऐसे मुझे रूल्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। ट्राइंगल लॉ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये सब, इनका भी रिजल्टेंट सम होगा बेसिकली, जो हम इन रूल्स की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। एक चैप्टर में ये पढ़ेंगे, एक चैप्टर में ये पढ़ेंगे, और यूनिट 1 खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट सेशन से आपको पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन से उन्हें फटाफट से प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है।